पार्टिसिपेंट्स जो हमारे पास करंट अफेयर्स का सबसे पहला टॉपिक है वो है क्लाइमेट चेंज। ठीक है, क्लाइमेट चेंज के अंदर जो है मैं आपको 4 डायमेंशंस जो हैं वो बताऊंगी। ठीक है, 4 डायमेंशंस के बारे में आपको नोट्स मिलेंगे। वो 4 डायमेंशंस जो कि अभी करंट कॉन्टेक्स्ट में जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहली जो डायमेंशन वो है COP28। ठीक है, जो कि दिसंबर 2023 में होनी है। लेकिन ज़ाहिर है कि CSS और स्पेशल और PMS वालों का पेपर तो पहले होगा, तो उनको थोड़ा सा पता होना चाहिए। इसका ओवरव्यू आपको मिल जाएगा। ठीक है, दूसरी डायमेंशन है हमारे पास जो 6 असेसमेंट रिपोर्ट है IPCC की, उस रिपोर्ट के बारे में आपको पता चल जाएगा। ये रिपोर्ट जो है वो आप कोट कर सकते हैं, किसी भी ऐसे के पेपर में भी कर सकते हैं, और अगर किसी भी करंट अफेयर्स में, पाकिस्तान अफेयर्स में, जहाँ पर भी आप क्लाइमेट की बात कर रहे हैं वहाँ पे आप इसको कोट कर सकते हैं। एनवायरमेंटल साइंस में इसको कोट कर सकते हैं अगर आपने उसे ऑप्ट किया हुआ है तो। ठीक है, फिर है हमारे पास थर्ड एक कॉन्सेप्ट है कार्बन ट्रेडिंग का। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में बहुत कम आपने सुना होगा। कार्बन ट्रेडिंग क्या होती है? ये बेसिकली क्लाइमेट चेंज को जो है सेव करने के लिए एक सोल्यूशन है। तो इसके बारे में भी आपको बताऊंगी कि क्लाइमेट चेंज के जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं उनको कैसे मिटिगेट किया जा सकता है कार्बन ट्रेडिंग से। ठीक है, फिर उसके बाद जो चौथी डायमेंशन है वो है पॉपुलेशन एंड क्लाइमेट। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि हमारी जो है मुर्दमशुमारी कंप्लीट हो चुकी है, पाकिस्तान की नेशनल सेंसस, और हमारी आबादी जो है वो 246.5 आई थिंक मिलियन है। तो अगर थोड़े बहुत फिगर्स जो हैं वो आगे पीछे हो जाएं तो माजरत, क्योंकि वो अभी नया नया फैक्ट फिगर जो है वो माइंड में अब ज़ाहिर है सेव किया है, तो थोड़ा टाइम लगता है चीज़ों को मेमोराइज़ करने में। ठीक है, तो अभी हम पढ़ते हैं। सबसे पहला हमारा जो डोमेन है या डायमेंशन है वो है COP28। ठीक है, COP28 जो है वो बेसिकली इसके अंदर जो होस्ट होगा अब की बार, जो 2023 में ये होने जा रही है, इसके जो होस्ट हैं वो UAE हैं। ठीक है, तो देखिए उसके बारे में बताया गया कि UAE जो है मुत्तहिदा अरब अमारात, ये जो है वो किस तरह COP28 के अंदर जो है एक पॉजिटिव रोल प्ले कर सकता है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। इस आर्टिकल में या जो ये डायमेंशन है इसमें यही बताया गया है, क्योंकि अभी ये COP28 हुई नहीं है। ठीक है, इसने होना है अभी, तो ज़ाहिर है इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो मुझे नहीं मिली, लेकिन जो मिला है वो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, देखिए ये 28th कॉन्फ्रेंस होगी। COP28 इसको इसलिए ही कहते हैं कि ये 28th कॉन्फ्रेंस है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ होगी, जो कि दिसंबर 2023 में एक्सपेक्टेड है, और UAE इसको होस्ट करने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर UAE के लिए जो है कुछ रिकमेंडेशंस दी गई हैं कि UAE को क्या करना चाहिए। देखिए सबसे पहली बात तो ये कि G7 का जो लीडर समिट हुआ है मई 19 से 21 होना है। ठीक है, और फाइनेंसिंग पैक्ट समिट होना है जून 23 में। ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं UAE के लिए ना, यहाँ पर जो है वो इस मुद्दे को जो है वो उठा सकता है, ताकि जितने भी मेजर प्लेयर्स हैं, मेजर एक्टर्स हैं ना, क्लाइमेट चेंज के रिस्पॉन्सिबल हैं जो, वो जो है कम से कम एफर्ट्स कर सकें। ठीक है, दूसरी बात ये कि UAE को जो है वो इस तरह के इनोवेटिव सोर्सेज को जो है वो पायनियर करना चाहिए, उनको लीड करना चाहिए, जिससे हम सिक्योर रिलायबल फाइनेंशियल फ्लोज को जो है ना इंश्योर करवा सकें, ताकि अगर किसी केस में क्लाइमेट चेंज के नेगेटिव इम्पैक्ट्स की वजह से फ्लड आ जाता है किसी कंट्री में, अर्थक्वेक देखने को मिलते हैं। ठीक है, जिस जिस तरह के भी आप कहने के नेचुरल डिजास्टर्स देखने को मिलते हैं जिसका किसी ना किसी तरीके से लिंक क्लाइमेट से है, उन लोगों को जो है वो फंड्स प्रोवाइड किए जा सके, उनको पैसा जो है वो कम से कम दिया जा सके। तो इस तरह की सिक्योर रिलायबल फाइनेंशियल फ्लोज को जो है यकीनी बनाने में UAE को जो है वो बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, इस COP28 को होस्ट करते वक्त। ठीक है, इसके अलावा जो है ना UAE अपने डिप्लोमेटिक टाइज को जो है वो उससे फ़ायदा उठा सकता है। ठीक है, ताकि जो UNFCCC का एक फ्रेमवर्क है या उनकी जो एक पॉलिसी है जिसके मुताबिक जो है 2030 तक जो है हमें अपनी कार्बन इमिशंस को कम करना है तमाम कंट्रीज़ ने, उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके। ठीक है, UNFCCC के बारे में आपको तो पता होगा, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, UNFCCC। ठीक है, तो ये कर सकता है UAE। इसके अलावा UAE जो है अपना ऑयल और गैस सेक्टर को जो है वो ज़ाहिर है उसके पास ऑयल और गैस सेक्टर में एक कमांड है उसके पास। ठीक है, उसके पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं इन सब चीज़ों के, तो वो इस चीज़ को भी जो है बुनियाद बना के दूसरे कंट्रीज़ को जो है डीकार्बनाइजेशन की तरफ लेकर जा सकता है, उनको कह सकता है कि आप रीन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट करें। ठीक है, तो इस हवाले से जो है वो UAE एक बहुत अहम रोल जो है वो प्ले कर सकता है। इसके अलावा जो है UAE जो भी पॉलिसीज़ होती हैं फूड के लिए, स्पेशली जो भी कंट्रीज़ जो हैं जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो है सफ़र कर रहे हैं, जैसे पाकिस्तान भी इसमें से है कि हमने 2022 में एक इंतहाई बुरे किस्म के जो हैं वो फ्लड्स देखे हैं। इसकी वजह से फूड और वाटर की जो है वो कमी जो है वो देखने को मिली। वहाँ के लोगों को जो है अभी तक उनको घरों के मसाइल हैं, उनके पास रहने के लिए छत नहीं है, उनके पास कारोबार नहीं है। तो इस उसमें भी जो है UAE एक बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकता है। जो कंट्रीज़ अफेक्ट होते हैं उनके लिए एक अच्छी सी पॉलिसी जो है वो बनाई जा सकती है, ताकि उन लोगों को जो है वो फंड्स प्रोवाइड किए जा सकें, उन लोगों को कम से कम जो है तमाम कंट्रीज़ जो हैं वो सपोर्ट प्रोवाइड कर सकें। ठीक है,
इसके अलावा जो है यूएई जितने भी एनर्जी सेक्टर्स हैं उनके अंदर डीकार्बनाइजेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करवा सकता है। अगर वो चाहे तो कंट्रीज़ को जो है इस बात पर राज़ी कर सकता है कि वो जो है कार्बन इमिशन को जितना हो सकता है ना उतना कम कर दें। ठीक है, इसके अलावा जो कार्बन फुटप्रिंट्स हैं उनको कम करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट है उसको इंक्रीज़ करने में यूएई एक अहम रोल प्ले कर सकता है। ठीक है, अभी तक जो इन्वेस्टमेंट है वो $60 बिलियन जो है एनुअली रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट 5 ईयर्स में वो इसको $180 बिलियन तक कम से कम लेकर जा सकता है। ठीक है, उसके पास ये पोटेंशियल है, वो अपने जियोपॉलिटिकल टाइज की वजह से जो है ये चीज़ अचीव कर सकता है। ठीक है, ताकि इन्वेस्टमेंट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके और क्लाइमेट चेंज के जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स जो देखने को मिल रहे हैं उनको मिटिगेट किया जा सके। ठीक है, तो इस तरह के आपने जो है ये मैंने आपको बता दिया कि COP28 में यूएई को क्या करने की ज़रूरत है और बाकी कंट्रीज़ को क्या करने की ज़रूरत है। बाकी कंट्रीज़ को ज़ाहिर सी बात है कि 2030 तक अपने कार्बन फुटप्रिंट्स को कम करने की ज़रूरत है ताकि कार्बन एमिशन जो है वो कम से कम हो सके। ठीक है, अब हम दूसरी डायमेंशन की तरफ चलते हैं। क्लाइमेट चेंज में दूसरी डायमेंशन है हमारे पास 6 असेसमेंट रिपोर्ट। ठीक है, जो कि आईपीसीसी जो है वो पब्लिश करता है। ठीक है, इस रिपोर्ट में ये सबसे पहले तो आपने ये बताना है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, क्लाइमेट चेंज की वजह से जो है फूड और एनर्जी की जो है बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिल रही है। इसकी वजह से इन्फ्लेशन हो रही है। ज़ाहिर है जब मार्केट में कोई चीज़ नहीं होगी तो इन्फ्लेशन तो होगी ना। जब लोगों के पास जो है पैसा नहीं होगा ख़रीदने के लिए तो वहाँ पर पॉवर्टी देखने को मिलती है, इनइक्वालिटीज़ देखने को मिलती हैं। ठीक है, लोगों को के अंदर जो है वो एक इनसिक्योरिटी का जो आप कह लें कि लेवल है ना वो ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा फ्लड्स और ड्राउट्स जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। तो आपने ये सब चीज़ें बतानी हैं कि इसकी वजह से वाइल्ड फायर्स जो हैं वो ज़्यादा देखने को मिल रही हैं कि जहाँ पर भी घने जंगलात हैं वहाँ पर आग लग जाती है गर्मी की वजह से। ठीक है, और गर्मी जो है वो ग्लोबल वार्मिंग का एक आप कह लें कि इम्पैक्ट है। ग्लोबल वार्मिंग जो है वो क्लाइमेट चेंज से एसोसिएट है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने सबसे पहले जो है थोड़ा सा ओवरव्यू दे देना है एंड देन आईपीसीसी की 6 असेसमेंट रिपोर्ट के अंदर जो मेजर चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली 5 मेजर चीज़ें जो हैं वो बताई गई हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि 2100 तक जो है ना मतलब हमारा टेम्परेचर जो है इस सदी के एंड तक, इस सेंचुरी के एंड तक जो है वो 2.2 डिग्री सेल्सियस से 3.5 डिग्री सेल्सियस जो है वो इंक्रीज़ जो है विटनेस किया जा सकता है। ठीक है, टोटल हमारा जो अर्थ का जो टेम्परेचर है। ठीक है, और ये एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है क्योंकि अगर थोड़ा डिग्रीज़ 0.0 डिग्रीज़ का भी अगर थोड़ा सा चेंज आता है तो उसकी वजह से बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है जो पेरिस एग्रीमेंट के अंदर जो एक बात कहेगी कि 2 डिग्री सेल्सियस तक जो है हम टेम्परेचर को जो है ओवरऑल रिड्यूस करेंगे 2030 तक। तो इस आईपीसीसी रिपोर्ट ने कहा है कि ये नामुमकिन सी चीज़ है। जिस तरह से हम कार्बन इमिशन कर रहे हैं ना तो ये बहुत नामुमकिन सी चीज़ है कि आप 2 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो रिड्यूस कर दें टेम्परेचर को। ठीक है, ग्लोबल टेम्परेचर जो है वो ऑलरेडी 1.09 डिग्री सेल्सियस जो है वो इंक्रीज़ कर चुका है जैसे ही इंडस्ट्रियल जो एरा है वो स्टार्ट हुआ है। तो ये बहुत नामुमकिन सी बात है कि आप अगले कुछ सालों के अंदर जो है टेम्परेचर को कम कर लें। ज़्यादा तो ज़रूर हो सकता है पर कम नहीं हो सकता। ठीक है, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड की जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है 47.3% जो है कार्बन का जो है लेवल इंक्रीज़ हो चुका है हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर। ठीक है, इसके अलावा मीथेन जो कि एक बहुत हार्मफुल गैस है उसका भी जो है परसेंटेज जो है वो उसकी इंक्रीज़ हो चुकी है 157.8%, जो कि एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब इस रिपोर्ट की वजह से जो है हम अगर इसको एनालाइज करें सिचुएशन को तो हमें देखने को मिलता है कि क्लाइमेट चेंज के बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहला इम्पैक्ट तो यही होता है कि जब टेम्परेचर बढ़ता है ना तो उसकी वजह से जितना भी इकोसिस्टम है ना इंटायर इकोसिस्टम जो है वो इम्पैक्ट होता है। ठीक है, जो माउंटेनियस एरियाज़ होते हैं, कोस्टल एरियाज़ होते हैं, वहाँ पर ये चीज़ बहुत ज़्यादा विटनेस की जाती है कि वहाँ पर इकोसिस्टम जो है वो बहुत बुरी तरीके से मुतासिर होता है। ठीक है, अगर देखें अभी हमारा टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस अगर वार्मिंग हो रही है सिर्फ 1.5 डिग्री सेल्सियस, तो उसकी वजह से भी जो है 3% टू 14% जो है हमारी स्पीशीज़ जो है ना वो ख़त्म हो चुकी हैं, एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। ठीक है, तो आप खुद देखें कि अगर ये और भी ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा तो बायोडाइवर्सिटी लॉस देखने को मिल सकता है हमें। ठीक है, देखें और इसके बाद एक और चीज़ भी है कि जितना हमारा जो जितने भी कंट्रीज़ जो हैं जब कार्बन एमिशन कर रहे हैं वो जितनी कार्बन एमिशन कर रहे हैं ना अगर हमें अपने टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक लिमिट करना है, रोकना है, तो सिर्फ हमारे पास 460 बिलियन टन्स का मज़ीद एक गैप पड़ा हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हम इतनी और एमिट कर सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर हमने एमिट की तो ये अर्थ जो है वो रहने के काबिल नहीं रहेगी। ठीक है, सिर्फ 460 बिलियन टन्स, और ये लिमिट जो है वो जाहिर सी बात है कंट्रीज़ जो है वो क्रॉस कर जाएंगे और फिर उसके बाद और भी ज़्यादा क्लाइमेट चेंज के जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं वो हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर कुछ एक दो जो है वो रिकमेंडेड
एक्शंस भी बताए गए हैं कि हम किस तरह जो है वो ज़ीरो इमिशन की तरफ जा सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि टेक्नोलॉजी को यूज़ करें, ग्रीन टेक्नोलॉजी को यूज़ करें, जो हमारे पास रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं उनको यूज़ किया जाए, जिसकी वजह से हम ज़ीरो इमिशन को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमें पॉलिटिकल सगेसिटी की ज़रूरत है। पॉलिटिकल सगेसिटी का मतलब ये है कि जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो हमारी कंट्रीज़ को चलाने वाले हैं, वो लोग कम से कम इस चीज़ को जो है वो बहुत ध्यान से देखें कि क्लाइमेट चेंज के जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं वो आम आवाम तक बहुत बुरी तरीके से पहुंच रहे हैं। जैसे अभी फ्लड्स जो हैं वो देखने को मिले हैं, तो उससे आम आवाम को नुकसान हुआ है ना। ठीक है, तो पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं उनको एक आप कह लें कि अक्ल से काम करने की ज़रूरत है, एक विजडम बेस्ड पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। ठीक है, इसके अलावा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे पाकिस्तान में आप देख रहे हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना होने के बराबर है। अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ही नहीं होगी तो हम किस तरह अपने एजेंडाज को पूरा करेंगे, जो हमने कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ में, पेरिस एग्रीमेंट में जो भी हमारे एजेंडाज हैं कि हमने टेम्परेचर को लिमिट करना है, कंट्रोल करना है ग्लोबल वार्मिंग को, उसको हम अचीव ही नहीं कर सकते अगर हमारे अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती। ठीक है, तो ये जो है ये दूसरी डायमेंशन है जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, फिर तीसरी तीसरी जो हमारे पास डायमेंशन है वो है कार्बन ट्रेडिंग। ठीक है, कार्बन ट्रेडिंग क्या होता है? कार्बन ट्रेडिंग जो है ना, कार्बन ट्रेडिंग बेसिकली ये होता है कि आप अपने कार्बन के जो इमिशन है ना उसको कन्वर्ट कर दें एक इकोनॉमिक आप कह लेंगे इकोनॉमिक प्रोडक्ट में। कैसे? देखिए मेरी बात सुने, जितने भी कंट्रीज़ होते हैं ना जो कार्बन इमिशन कर रहे हैं, ठीक है, उनकी हिस्ट्री को देख के कि वो लोग कितनी कार्बन इमिशन करते हैं, उन कंट्रीज़ को जो है एक स्पेसिफिक लिमिट दी जाती है कि आप इतने टन्स की जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि कुछ कंट्रीज़ ऐसे होते हैं जो कि अपनी पूरी उस लिमिट को ख़त्म कर लेते हैं, और कुछ कंट्रीज़ ऐसे होते हैं जिनकी लिमिट बच जाती है, जहाँ पर ज़ाहिर है इंडस्ट्री कम है, इंडस्ट्रियल सेक्टर इतना ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है, तो ज़ाहिर है उनकी जो कार्बन इमिशन की लिमिट है वो पूरी नहीं होती है, और उनकी जो है वो डिमांड से ज़्यादा उनके पास कार्बन यूनिट्स मौजूद होते हैं। इसको बेसिकली कार्बन यूनिट्स कहते हैं। तो अब क्या होता है कि वो कंट्रीज़ जिनकी कार्बन यूनिट्स बच जाते हैं, ठीक है, जिनके पास इंडस्ट्री नहीं है, जिनके कार्बन यूनिट्स खत्म नहीं हो रहे, वो क्या करते हैं कि वो कार्बन यूनिट्स किसी दूसरी कंट्री को बेच देते हैं, ठीक है, और उस कंट्री से पैसे ले लेते हैं। अब देखिए इससे क्या होता है, इससे दो फायदे होते हैं। एक तो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड जो फालतू आपके पास बची हुई थी, जो आपने मतलब इमिशन करनी थी और आपने नहीं की, वो आपने किसी और कंट्री को दे दी, तो उस कंट्री के अंदर इंडस्ट्री चलेगी, उस कंट्री की जो है वो इकोनॉमिक सिचुएशन बेटर हो जाएगी। ठीक है, फिर जो है वो पैसे आपको भी मिलेंगे, आपकी भी इकोनॉमिक सिचुएशन बेटर होगी। तो ये दूसरी जो चीज़ है ना वो ये है कि कार्बन इमिशन का जो टोटल इमिशन होना था वो फिक्स रहेगा। ठीक है, मतलब एक कंट्री ने ज़्यादा कर ली, एक कंट्री ने कम कर दी ना, दूसरी तरफ ये भी तो देखें एक कंट्री कम कर रहा है, तो जाहिर है कार्बन जितनी इमिशन हो रही है वो तो कांस्टेंट रहेगी, चाहे एक कंट्री ज़्यादा कर ले और एक कंट्री कम कर ले, या ये दोनों कंट्री बराबर बराबर करें, तो इससे जो है कार्बन इमिशन से हमें ये फ़ायदा होता है। ठीक है, फिर यहाँ पर जो है कार्बन मार्केट्स जो हैं वो सेट की गई हैं। 1997 का जो क्योटो प्रोटोकॉल है उसके अंदर बेसिकली इस चीज़ की बात की गई है कि हम कार्बन मार्केट्स को सेट कर सकते हैं। जो पेरिस एग्रीमेंट है उसमें आर्टिकल 6 के अंदर ये बात की गई है कि कार्बन ट्रेडिंग हो सकती है। ठीक है, कार्बन ट्रेडिंग का जो बिजनेस है या जो मार्केट है उसकी टोटल वर्थ जो है वो $260 बिलियन है, जो कि एक ह्यूज अमाउंट है। ठीक है, 10.3 गीगा टन्स कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अब तक ट्रेड हो चुकी है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं कि आपको पता होनी चाहिए। अभी तक जो है कार्बन ट्रेडिंग सिर्फ बड़े कंट्रीज़ ही कर रहे हैं, जैसे ईयू, यूएस, चाइना, इंडिया। ठीक है, छोटे जो पॉल्यूटर्स हैं जैसे पाकिस्तान भी इसमें एक छोटा पॉल्यूटर है, क्योंकि हमारे पास इतनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ नहीं है जितनी वेल डेवलप्ड कंट्रीज़ के पास है। तो इनको भी जो है इस कार्बन ट्रेडिंग के अंदर जो है शामिल होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के पास बहुत सारे यूनिट्स जो हैं वो बच जाएंगे, और कार्बन यूनिट्स को सेल करके हम पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, तो पाकिस्तान को ज़रूरत है कि एक एमिशन ट्रेडिंग स्कीम बनाई जाए। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाएँ जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको, और लो कार्बन इन्वेस्टमेंट जो है वो की जाए, ग्रीन टेक्नोलॉजी की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मूव किया जाए, और कार्बन ट्रेडिंग का हिस्सा बना जाए। ठीक है, फिर जो हमारे पास फोर्थ डायमेंशन है वो है पॉपुलेशन एंड क्लाइमेट। ठीक है, इस डायमेंशन के अंदर बेसिकली यही बताया गया कि जो हमारी पॉपुलेशन और क्लाइमेट है ना, इनका आपस में बहुत ज़्यादा गहरा रिलेशन है। ठीक है, देखिए जब पॉपुलेशन बढ़ती है ना तो इनइक्वलिटीज़ जो हैं वो जन्म लेती हैं। जब इनइक्वलिटीज़ आती हैं तो लोगों को पता नहीं चल रहा होता कि वो क्या कर रहे हैं। ठीक है, देखिए अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है। अब जब अमीर कोई भी बंदा अमीर होगा, पैसा होगा उसके पास, तो क्या होगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा। जब वो इन्वेस्ट करेगा तो इंडस्ट्रीज़ लगाएगा, और इंडस्ट्रीज़ की वजह से कार्बन इमिशन देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से क्लाइमेट का जो है वो बेड़ा गर्क हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक बुक नेम जो है वो बताया गया है, एक बुक का रेफरेंस दिया गया है। बुक का नेम है द लिमिट टू ग्रोथ, और उसके ऑथर हैं डेनिस मीडोज। ठीक है, इस बुक के अंदर इन्होंने बताया कि 5 ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से अर्थ की जो है कैरिंग कैपेसिटी कम हो रही है। ठीक है, सबसे पहले है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जो आबादी दिन ब दिन बढ़ रही है। ठीक है, फिर कंजम्पशन ऑफ नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, जो नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। फिर है फूड प्रोडक्शन। ठीक है, फूड प्रोडक्शन जो है उसकी वजह से भी पॉपुलेशन जो क्लाइमेट है वो डिस्टर्ब होती है, क्योंकि ज़ाहिर है आप फर्टिलाइजर्स को यूज़ करते हैं फूड प्रोडक्शन में। जब भी आप कोई चीज़ काश्त करते हैं, उगाते हैं, तो ज़ाहिर है उसमें फर्टिलाइजर्स को यूज़ करेंगे। फर्टिलाइजर्स की वजह से क्लाइमेट के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन, आपको पता है इंडस्ट्री जो है वो स्मोक को बहुत ज़्यादा आप कहने के
एमिट करती है और स्मोक की वजह से हमारी जो क्लाइमेट है वो ख़राब होती है। इसके अलावा पोल्यूशन किसी भी तरीके से हो सकती है, लैंड पोल्यूशन होगी, वाटर पोल्यूशन होगी। तो ये चीज़ें कब होती हैं? ये चीज़ें तब होती हैं जब आपकी पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती है, ठीक है? जब ज़्यादा लोग होंगे तो फिर ज़्यादा कार्बन एमिशन देखने को मिलेगी ना, उतने ज़्यादा फॉसिल फ्यूल्स जो हैं वो ज़्यादा बर्न होंगे। तो ये डायमेंशन बेसिकली ये चीज़ डिस्कस करती है कि अगर आपने जो है कार्बन एमिशन को कम से कम करना है ना, तो पॉपुलेशन को पहले कम करें, ठीक है? जो 6th असेसमेंट रिपोर्ट ने हमें बताया है कि हमारा टेम्परेचर जो है वो इतना ज़्यादा राइज़ हो सकता है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको पॉपुलेशन को कम करना है, ठीक है? देखिए बाकी कंट्रीज़ ने पॉपुलेशन को कम करने में बहुत अहम किरदार अदा किया, जैसे कि इंडिया, चाइना, बांग्लादेश, उन्होंने अपनी पॉपुलेशन को कम किया है। पाकिस्तान भी कर सकता है, पाकिस्तान के पास भी इंसेंटिव्स हैं, लेकिन पाकिस्तान उनको प्रॉपर्ली यूज़ नहीं कर रहा। हमारी पॉपुलेशन अब 246.5 मिलियन हो गई है, फर्दर वो बढ़ती जाएगी, ठीक है? जब तक आप उसको रोकेंगे नहीं, तो उसके लिए प्रॉपर पॉलिसीज़ नहीं बनाएंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है? प्रॉपर पॉलिसीज़ बनाने चाहिए। इसके अलावा अर्बनाइजेशन को रोकना चाहिए। देखिए जब अर्बनाइजेशन होती है ना, तो उसकी वजह से भी पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा शहरों की तरफ आती है, और शहरों की तरफ आएगी तो ज़ाहिर है वो ऐसी चीज़ें यूज़ करेंगी जिसकी वजह से हमारी क्लाइमेट चेंज डिस्टर्ब होगी, ठीक है? तो क्योंकि जब जो लोग गाँव में रह रहे हैं, देहात में रह रहे हैं, वो इतनी ज़्यादा कार्बन एमिशन का बायस नहीं बन रहे होते, जब वो शहरों में आ जाते हैं तो वो ज़्यादा कार्बन एमिशन का बायस बनते हैं, ठीक है? तो इन चीज़ों को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, आबादी को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। ये जो है आर्टिकल इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हमारी ताज़ी-ताज़ी आप कह लें कि हमारी नेशनल कंसेंसस हुई है, तो उसके हवाले से पूछा जा सकता है कि आबादी के बढ़ने से क्लाइमेट पे क्या इम्पैक्ट आता है। तो इसमें आपने ये बुक का रेफ़रेंस भी दे देना है जो मैंने आपको बताया है, और ये आर्टिकल्स जो हैं, जितने आर्टिकल्स का मैंने आपको रेफ़रेंस देके बताया है, इस डायमेंशन इन डायमेंशंस को डिस्कस किए, वो आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएँगे। उनको एक दफ़ा रीड ज़रूर कर लीजिएगा।